हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा बोविस्टा लाइकोपर्डोन के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। मेमोरी एक्टिव। बोविस्टा पेशेंट की याददाश्त बहुत अच्छी और तेज़ होती है। एग्जाम्पल, पेशेंट की बीवी बोली, मेरे पति की एज 65 इयर्स है, लेकिन आज भी उनके स्मार्टफोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद किसी भी व्यक्ति का नाम बोलिए तो ये तुरंत आपको उस आदमी का मोबाइल नंबर बता सकते हैं। इतना ही नहीं, इन्हें किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म का गाना सुनाइए तो ये आपको तुरंत वो मूवी, उसका ईयर ऑफ रिलीज और उस फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में बता सकते हैं। डिल्यूजन्स लार्ज, parts of body seem too large. Delusions, heart too large. Delusions, head is enlarged. And delusions is swollen. Too large versus enlarged. इन दोनों वर्ड्स में लार्ज ये शब्द मौजूद है, जिसका मतलब है साइज या क्वांटिटी में बड़ा या विशाल होना। टू का मतलब है अत्यधिक यानी जरूरत से ज्यादा, तो टू लार्ज का मतलब है जरूरत से ज्यादा बड़ा। वहीं एनलार्ज्ड का मतलब है किसी चीज का आकार उसके यूजुअल, प्रीवियस या ओरिजिनल साइज से बड़ा करना या हो जाना, लेकिन ये एक्सेसिवली बड़ा नहीं है। जब हम किसी इमेज को एनलार्ज करते हैं तब उस तस्वीर की साइज और उसमें नजर आने वाली चीजें दोनों ही बड़ी दिखाई देने लगती हैं। हार्ट यानी दिल। मेडिकली ये ऑर्गन एक पंप की तरह अपने रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के जरिए हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है। तो हार्ट इज टू लार्ज का लिटरल मीनिंग है कि पेशेंट को लगता है कि उसका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन हार्ट को इमोशंस और एंथुजियाज्म से एसोसिएट किया जाता है। जैसे जज्बाती इंसान के लिए अक्सर यह कहा जाता है कि वो दिमाग की जगह दिल से सोचता है। इसी तरह लार्ज हार्टेड इस टर्म का लिटरल मीनिंग है बड़े दिल वाला यानी जेनरस और सिंपैथेटिक व्यक्ति। हेड। हेड ह्यूमन बॉडी के अपर पार्ट को कहते हैं, जिसमें ब्रेन मौजूद होता है, जिससे हम बातों को एनालाइज करते हैं और उसके अनुसार फैसले लेते हैं। इसी तरह जब कोई इंसान किसी एक्टिविटी का इंचार्ज होता है तब उसे भी हेड कहा जाता है। एग्जाम्पल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसका मतलब है कि इस डिपार्टमेंट के सारे डिसीजंस वो एक व्यक्ति ही लेता है। स्वोलन। इस शब्द का मतलब है सूजा हुआ, यानी चोट या बीमारी के कारण अफेक्टेड पार्ट एक्सपांडेड और डिस्टेंडेड हो गया है। अब वो पार्ट अपने ओरिजिनल या प्रीवियस साइज और शेप से एबनॉर्मली ज्यादा बड़ा हो गया है या फूल गया है। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार बोविस्टा पेशेंट को यह लगता है कि उसके शरीर के पार्ट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं या फिर उसका सिर पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है, मतलब उसमें दूसरों के मुकाबले ज्यादा एबिलिटीज मौजूद है। लेकिन हार्ट टू लार्ज और स्वोलन का यह भी मतलब हो सकता है कि पेशेंट को खुद में दिल की बीमारी या फिर शरीर के अलग अलग हिस्से जैसे पेट या घुटनों में सूजन होने की गलतफहमी महसूस हो रही है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं तो दूसरों से बेहतर और ज़्यादा समय तक काम कर सकता हूँ। मेरी आंखें इतनी तेज हैं कि मैं एक पल में बता सकता हूँ कि सामने वाला ईमानदार है या बेईमान। मेरी नज़रों से कुछ बच नहीं सकता। मुझे तो वो सारी बातें भी सुनाई देती हैं जो लोग मेरी गैर मौजूदगी में यानी मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं। यहाँ पेशेंट के मुताबिक उसके हाथ, आंख और कान बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं, जिसके कारण पेशेंट वो सब कुछ कर सकता है जो दूसरों के लिए कर पाना बहुत मुश्किल या फिर असंभव है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स लार्ज, पार्ट्स ऑफ बॉडी सीम टू लार्ज। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी फैमिली के मुताबिक
मुझे अपनी बीमारी के लिए एलोपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा होम्योपैथी लेने का डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स, परमानेंट क्योर और अफोर्डेबिलिटी जैसे बेनिफिट्स भी कंसिडर किए हैं, जिसके बारे में मेरे परिवार वालों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा। सोच समझकर एनालाइज कर पाने के कारण ही मैं हमेशा सही फैसले लेता हूँ। यहाँ पेशेंट को लगता है कि उसका हेड यूजुअल साइज यानी बाकी लोगों की तुलना में बड़ा है, जिसके कारण उसकी एनालिटिकल और रीजनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और इसलिए वो बिल्कुल सही फैसले ले पाता है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स हेड इज एनलार्ज्ड। cheerful in company, company desire for alone while aggravates, sadness when alone, sadness in society ameliorates, and social functions ameliorate. कंपनी मतलब एक व्यक्ति या फिर लोगों का ग्रुप जिनका स्वभाव पेशेंट को पसंद है और जिनसे पेशेंट आसानी से इंटरैक्ट कर सकता है। इसलिए पेशेंट को ऐसे लाइक माइंडेड पर्सन्स के साथ रहना और समय बिताना अच्छा लगता है। सोसाइटी मतलब कॉमन इंटरेस्ट या एक्टिविटीज के बेसिस पर बनाया गया एक कोऑपरेटिव ग्रुप जिसके मेंबर्स ने एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए हैं। अक्सर ये लोग किसी इशू पर चर्चा करने या फिर सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए रेगुलरली ग्रुप्स या मीटिंग्स में मुलाकात करते रहते हैं। तो इन सारे रूब्रिक्स का कॉमन मीनिंग ये है कि बोविस्टा पेशेंट हमेशा लोगों के साथ रहना चाहता है। अपने जैसे सेम माइंडसेट वाले लोगों के बीच होने पर पेशेंट का चेहरा खिला हुआ नजर आता है। इसी तरह पेशेंट सोशल फंक्शंस में जाकर लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से अच्छा महसूस करता है और उसकी उदासी भी कम हो जाती है। एक बात याद रखिए कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट अकेला होने पर दुखी हो जाता है उसे कंपनी में रहना अच्छा लगता हो। इसीलिए सैडनेस व्हेन अलोन और सैडनेस इन सोसाइटी अमेलियोरेट्स ये दो अलग अलग रूब्रिक्स रेपर्टरी में दिए गए हैं। Indifference apathy when in society aggravates and indifference apathy when in society ameliorates. इन दोनों ऑपोजिट रूब्रिक्स में सिर्फ बोविस्टा दवाई कॉमन है। इंडिफरेंस इस शब्द का मतलब है किसी बात पर ध्यान ना देना। पेशेंट दो कारणों से इंडिफरेंट हो जाता है। पहला, जब पेशेंट को कोई बात या सिचुएशन इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग या रेलेवेंट नहीं लगती है तब वो उस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उस बात का जो भी नतीजा या आउटकम निकले उससे पेशेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, जब पेशेंट को ये लगने लगे कि एक बात के मुकाबले में दूसरी बात ज़्यादा ज़रूरी है तब वो पहली बात की तरफ इंडिफरेंट हो जाता है। यहाँ पेशेंट के मुताबिक दोनों बातों में से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर उसे पहले ध्यान देना चाहिए और जो बात कम ज़रूरी है उसे वो बाद में या वक्त आने पर मैनेज करेगा। एपैथी में पेशेंट मोटिवेटेड फील नहीं करता है और इसीलिए इमोशनली डिसएंगेज्ड होने के कारण वो परवाह करना छोड़ देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट 1 बोला, डॉक्टर मुझे किसी भी बात में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि दोस्तों के साथ एंजॉय करते समय तो मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देता हूँ। मन करता है भाड़ में जाए ये सारी समस्याएं, पहले यारों के साथ ये वक्त तो जी लूँ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बाद में सोचूंगा। इस पर पेशेंट 2 जो पेशेंट 1 का कज़न है कहने लगा, डॉक्टर मेरे साथ उल्टा है। पार्टीज या फैमिली फंक्शंस में जाने पर और अपने यार दोस्तों की बातें सुनने पर मुझे लगता है कि जिन चीज़ों को मैं इग्नोर करता रहा हूँ मुझे उन पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए लोगों के बीच मैं लापरवाह होने की बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर सीरियस हो जाता हूँ। तो यहाँ पेशेंट 1 का रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी
व्हेन इन सोसाइटी एग्रेवेट्स, जबकि पेशेंट 2 का रूब्रिक है इंडिफरेंस एपैथी व्हेन इन सोसाइटी अमेलियोरेट्स। नाइव। नाइव मतलब भोला भाला, जो दुनिया के तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान है और इसलिए लोगों की बातों या हरकतों के पीछे छुपी हुई चालाकी या मक्कारी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। जैसे एक बिगिनर जिसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे मालूम नहीं था कि डॉक्टर दवा देने से पहले मरीज का चेकअप भी करते हैं। एक डॉक्टर ने तो मुझे बिना चेक किए ही कहा था कि मुझे बुखार है और दवा दे दी। यहाँ पेशेंट को ऐसा लगा ही नहीं कि डॉक्टर को उसे चेक करना चाहिए था, क्योंकि उसके आसपास के डॉक्टर्स तो मरीजों को बिना एग्जामिन किए ही दवा देकर भेज देते हैं। इसलिए ये रूब्रिक है नाइव। लोक्वासिटी, ओपन हार्टेड। लोक्वासिटी, हीडलेस, केयरलेस। डॉक्टर एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है, वेरी ओपन हार्टेड, शी स्पोक ऑफ हर ओन फीलिंग्स कॉन्ट्ररी टू हर कस्टम। ओपन हार्टेड मतलब बेझिझक होकर दिल खोलकर बात करना। हीड का मतलब है किसी बात पर गौर करना या फिर ध्यान देना ताकि अनचाहे नतीजे को अवॉइड किया जा सके। तो हीडलेस और केयरलेस का मतलब है दूसरों की बातों या एडवाइस पर ध्यान न देना और लापरवाह तरीके से बिहेव करना। डॉक्टर जॉर्ज विटलकॉस ने अपनी बुक मटीरा मेडिका वाइवा में कहा है कि बोविस्टा पेशेंट अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि वो अपने प्राइवेट फैमिली मैटर्स और अपनी असफलताओं के बारे में इतना खुलकर कैसे बात कर रही है, जबकि ऐसी बातें करने में दूसरों को शर्म आती है। बोविस्टा पेशेंट एक मोटर की तरह है जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अक्सर लोग बोविस्टा पेशेंट को इशारे से समझाने की कोशिश भी करते हैं कि उसे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भोली भाली और बातूनी बोविस्टा पेशेंट उन क्यूज पर ध्यान न देते हुए सब कुछ दिल खोलकर यानी ओपन हार्टेडली बोल देती है। कम्युनिकेटिव एंड एक्सपांसिव। इन दोनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 को रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो कम्युनिकेटिव पेशेंट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्लियरली और डिटेल में डिस्क्राइब करता है, जबकि एक्सपांसिव पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का उपयोग करने के अलावा अक्सर डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता है, जिसके कारण दूसरों को ये लगता है कि पेशेंट बात को रबर बैंड की तरह खींच रहा है। इनडिस्क्रेशन। इस शब्द का मतलब है अविवेक बर्ताव, जिसमें पेशेंट को इस बात की समझ नहीं होती है कि उसे एक गिवन सिचुएशन में क्या बोलना या करना चाहिए और क्या नहीं बोलना या नहीं करना चाहिए। इस लैक ऑफ केयरफुल जजमेंट के कारण पेशेंट अपने व्यवहार से होने वाले पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अनअवेयर होता है और इसलिए वो कुछ ऐसा कहता या करता है जिसकी वजह से उसे या दूसरों को शर्मिंदगी या मुसीबत का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स बोले, डॉक्टर हमारी 15 साल की बेटी बहुत ही इमेच्योर है, उसे समझ नहीं आता है कि घर में की गई बातें बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। 3 दिन पहले हमारे बीच झगड़ा हुआ तो अगले दिन स्कूल जाते समय ये अनजान लोगों को बता रही थी कि हम दोनों झगड़ा कर रहे थे। कल मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हमारी पड़ोसन से ज़्यादा कंजूस औरत दुनिया में कोई नहीं होगी, लेकिन ये बात हमारी बेटी ने सुन ली और उसने पड़ोसन को बोल दी, जिसके कारण बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। इसलिए अब हम अपनी सारी बातें अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करने के बाद ही करते हैं। इसी तरह एक दिन मेरे दोस्त के घर पार्टी थी और उसने मेरी बेटी को गाना सुनाने के लिए कहा, तो वो गाने लगी, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं। ये सुनकर हम और सारे मेहमान इतने शर्मिंदा हुए कि क्या कहूं। ट्रुथ टेलिंग द प्लेन। ट्रुथ मतलब सच या सत्य, यानी वो बात जो असल में कही गई है या जो वारदात असलियत में हुई है।
प्लेन मतलब साफ या क्लियर। तो प्लेन ट्रुथ मतलब जो सच है उसे बिना मिलावट या इमोशंस के बता देना। तो बोविस्टा पेशेंट अपने भोलेपन के कारण सब सच बता देता है, बिना ये सोचे कि वो बात सुनकर सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। एग्जाम्पल, जब डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि कल उसने पार्टी में शराब पी थी, तब पेशेंट बोला, हाँ डॉक्टर, 2 पैग पिए थे। आपने ना बोला था, फिर भी मैंने पिया क्योंकि मैं पार्टी एंजॉय करना चाहता था। आपको यह भी बता दूं कि हैंगओवर दूर करने के लिए मैं आज सुबह 1 क्रोसिन खा चुका हूं। यहां पेशेंट ने जो सच है वो सब साफ साफ यानी बिना एग्जैजरेट किए और बिना इमोशनल हुए कह दिया। इसलिए यह रूब्रिक है ट्रुथ टेलिंग द प्लेन। Offended easily. Irritability takes everything in bad part. Sensitiveness, great irritability takes everything amiss in urticaria. And aversion to everything in urticaria. Take amiss. इस इडियम का मतलब है किसी बात को मिसअंडरस्टैंड करने के कारण उसका गलत मतलब निकालकर बुरा मानना, भले ही बात बोलने वाले का इरादा हर्ट करने का ना हो। अर्टिकेरिया, इस बीमारी में फूड, इंसेक्ट बाइट्स या ड्रग्स के कारण पेशेंट की स्किन पर एलर्जिक रिएक्शन होने लगता है, जिसमें लाल खुजली वाले रेस्ड रैशेस यानी व्हील्स नजर आने लगते हैं। ये स्किन प्रॉब्लम कुछ समय तक रहती है, यानी लीजन्स ट्रांजिएंट होते हैं, और एलर्जन का इफेक्ट खत्म होने पर पेशेंट की स्किन पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। अपनी सेंसिटिविटी के कारण बोविस्टा पेशेंट को कोई भी बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, लेकिन अर्टिकेरिया के मेटाफोरिकल मीनिंग के अनुसार पेशेंट में ये नाराजगी सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं किसी भी बात से बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूं। उस दिन मेरे प्यून ने कहा, गुड मॉर्निंग सर, तो मुझे लगा कि वो ये बात जानबूझकर मेरा मूड खराब करने के लिए कह रहा है, जबकि बाद में मुझे एहसास हुआ कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिर मेरा मूड नॉर्मल हो जाता है, मानो मैं बिल्कुल ठीक हूं और किसी से भी नाराज नहीं हूं। इसी तरह जब अर्टिकेरिया की तकलीफ के कारण मुझे खुजली होती है, तब मैं अक्सर बातों को गलत समझकर अपसेट हो जाता हूं, लेकिन इचिंग और रैश के ठीक हो जाने पर मेरा चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है। डिल्यूजन्स, वर्मिन सीज वर्मिन क्रॉल अबाउट, एंड डिल्यूजन्स वर्म्स क्रीपिंग ऑफ। वर्मिन मतलब एक बहुत ही नीच और घटिया व्यक्ति जिससे सब नफरत करते हैं। वर्म्स यानी कीड़े या कोई भी ऐसे लोग जिनकी कोई इज्जत नहीं करता। जब वर्म्स हमारे शरीर में होते हैं तो वो हमारा खून और खाना चूसते हैं। क्रॉल एंड क्रीप मतलब बहुत ही धीमी गति से रेंगते हुए चलना। ऑफेंड किए जाने पर बोविस्टा पेशेंट दूसरों को बहुत ही मामूली लोग समझता है। उसे दूसरों के काम करने की रफ्तार भी कीड़ों के रेंग रेंग कर चलने जैसी लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, ये झोपड़ों में रहने वाले तो बस हम अमीरों का खून चूसने के लिए ही पैदा किए गए हैं। ये सारे बेकार और मामूली लोग तो सिर्फ गालियों के ही लायक हैं। इन्हें तो कुचल देना चाहिए। क्वारलसम इन अर्टिकेरिया एंड स्ट्राइकिंग। नाराज होने पर दूसरों को वर्म्स और वर्मिन समझने वाला बोविस्टा पेशेंट झगड़ा करता है और लोगों को मारता पीटता है। अर्टिकेरिया वाली स्टेट में पेशेंट का झगड़ालू बर्ताव भी सिर्फ इरिटेट करने वाली बात या व्यक्ति के मौजूद होने तक ही रहता है, और कुछ देर बाद बुरी लगने वाली बात का असर खत्म हो जाने पर पेशेंट बिना वाद विवाद किए अच्छे से बिहेव करने लगता है। ऑडेसिटी।
ऑडेशियस व्यक्ति में ऐसा काम करने की हिम्मत होती है जिसे देखकर दूसरे ऑफेंड या शॉक्ड हो जाते हैं। अपने फैसलों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा होने के कारण पेशेंट ऐसी रिस्की या चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ करता है जिसे लोग बेवकूफ़ी वाली बहादुरी समझते हैं। पेशेंट को अच्छे से पता है कि उसकी हरकतों का नतीजा अनचाहा भी हो सकता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उन्हें ओवरकम कर सकता है। इसलिए वो इस अंजाम की ज़्यादा चिंता किए बिना कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता है और कामयाब हो जाने पर बोविस्टा पेशेंट खुद के बॉडी पार्ट्स को लार्ज और स्वोलन समझने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं बाकी दुकानों से बिल्कुल अलग ओरियो कुकीज़ वाली पैटिस और फैंटा वाली मैगी बनाकर बेचता हूँ। भले ही लोगों को मेरी ये डिशेस बकवास लगे और मेरे ग्राहक कम हो जाए, लेकिन मैं ऐसी अतरंगी डिशेस ज़रूर बनाऊंगा। मैं बिजनेस में रिस्क लेने से डरता नहीं। एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस। इस रूब्रिक के दो मीनिंग्स हैं। पहला, जब कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है तब यह रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। ऐसा व्यक्ति संभोग को एंजॉय करता है, लेकिन एक्सेसिव इंडल्जेंस के कारण वो बीमार हो जाता है। दूसरा, जब इंसान किसी एक्टिविटी को इतना एंजॉय करे कि वो उस काम को लगातार और बहुत ज़्यादा समय के लिए करता रहे और इस बिहेवियर के कारण बीमार हो जाए, तब मेटाफोरिकली इस कॉजेटिव फैक्टर को भी सेक्सुअल एक्सेस कहा जाता है। बोविस्टा पेशेंट अपने पसंदीदा काम को बहुत ज़्यादा समय तक करता रहता है और पेशेंट के इसी बिहेवियर के कारण उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मुझे अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है। नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और फोटोज़ के ज़रिए लोगों को और भी खूबसूरत बनाकर प्रेजेंट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे इस काम का इतना शौक हो गया है कि मेरे घर आने का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं रहता है। इसी वजह से मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा हूँ और इस बात से मेरी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ रहा है। मेरे इसी बर्ताव के कारण ही मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। इरिटेबिलिटी आफ्टर क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन ऑफ माइंड आफ्टर क्वेश्चन। क्वेश्चन शब्द के मीनिंग को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे टैरेंट्यूला वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहां शॉर्ट में कहूं तो क्वेश्चन के दो मीनिंग्स हैं। पहला, मेल और फीमेल के बीच प्लेजर या प्रेगनेंसी या फिर दोनों पर्पसेस के लिए होने वाली सेक्सुअल एक्टिविटी, और दूसरा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे प्लेजर पाने के लिए पेशेंट अपना पूरा ध्यान उसी काम पर लगाए रखता है। तो बोविस्टा पेशेंट को सेक्सुअल एक्ट्स या फिर अनप्लेजेंट एक्टिविटीज पर फोकस करने के कारण प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। एग्जाम्पल, एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब मुझे सर्दी जुकाम होता है तब मैं वॉश बेसिन के पास जाकर अपनी नाक से बहने वाले सिक्रीशन को निकालता हूँ। उस वक्त मेरा पूरा फोकस सिर्फ इसी एक काम पर लगा रहता है और मैं किसी दूसरी बात पर ध्यान देना तो छोड़िए, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब सारा डिस्चार्ज निकालने के बाद भी नाक में सर्दी और सांस लेने की तकलीफ बनी रहती है, तब मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। उस वक्त तो मुझे अक्सर समझ भी नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या मुझे अब भी नाक को साफ करना है या नहीं, क्योंकि किसी भी बात की क्लैरिटी नहीं रहती। यहाँ पेशेंट रिलीफ पाने के लिए अपना पूरा ध्यान अपनी नाक से कोराइजा निकालने में लगा देता है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी आराम न मिलने पर वो चिड़चिड़ा हो जाता है और वो चीज़ें क्लियरली समझ भी नहीं पाता है। इसलिए यहाँ दो रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं, इरिटेबिलिटी आफ्टर क्वेश्चन एंड कंफ्यूजन ऑफ माइंड आफ्टर क्वेश्चन। एम्बिशन इंक्रीज्ड, courageous and fight wants to। किसी डिफिकल्ट या डेंजरस सिचुएशन में बोविस्टा पेशेंट सोच समझकर रिस्क लेता है और डर कर भागने की बजाय उस हालात का बहादुरी से सामना करते हुए उनसे लड़ता है।
वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश में भी लगा रहता है। एग्जाम्पल 1। ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे राइट घुटने में बहुत दर्द होता है और चलने पर यह तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने चलना छोड़ दिया है। जब भी मुमकिन होता है मैं हिम्मत जुटाकर दर्द के बावजूद चलने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह इस तकलीफ से पहले भी अगर मैंने देखा कि किसी के घर में आग लगी है तो मैंने उस घर में घुसकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला है। तो ये रूब्रिक है करेजियस। एग्जाम्पल 2। ब्लड कैंसर का पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं इस बीमारी को अपनी लाइफ में रहने नहीं दूंगा, मुझे इससे लड़ना है और इससे जीतना है। तो ये रूब्रिक है फाइट वांट्स टू। एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ एक्सिलरेशन, मोरोस ऑल्टरनेटिंग विथ cheerfulness, irritability alternating with cheerfulness, laughing alternating with weeping, and hopeful alternating with despair. Exhilaration इस शब्द का मतलब है एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जिसमें पेशेंट हैप्पीनेस और हाई एनर्जी इन दोनों फीलिंग्स को एक साथ महसूस करता है। मोरोस इस शब्द का मतलब है किसी कड़वी बात के कारण उदास होकर मुंह फुलाकर चुपचाप बैठे रहना। यहां पेशेंट तो खामोश होता है लेकिन उसका चेहरा उसकी नाराजगी एक्सप्रेस कर देता है। तो इन रूब्रिक्स के अनुसार अनप्लेजेंट सिचुएशन के कारण बोविस्टा पेशेंट गुस्सा, चिड़चिड़ा या उदास होकर रोने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम दूर हो जाने पर पेशेंट बहुत खुश और उत्साहित होकर हंसते हुए ये सोचने लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जब प्रॉब्लम्स फिर से आती हैं तब पेशेंट दोबारा नाराज और निराश हो जाता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, जब भी दवा लेने पर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि डॉक्टर ने एक ऐसी बेकार दवा दे दी, लेकिन जैसे ही मुझे अच्छा महसूस होने लगता है तो मैं इतना खुश और जोश से भर जाता हूं कि क्या बताऊं। जैसे रोलर कोस्टर की राइड में कैसा तूफानी मजा आता है, बिल्कुल वैसा ही मुझे महसूस होने लगता है। हालांकि ये प्लेजेंट फीलिंग सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहती है, क्योंकि दवा का असर खत्म होने पर तकलीफ दोबारा शुरू हो जाती है और मुझे फिर से गुस्सा आने लगता है। तो ये रूब्रिक है एंगर ऑल्टरनेटिंग विथ एक्सिलरेशन। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, जब भी कोई मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ कहता या करता है तब मैं बस नाराज होकर चुपचाप अकेले बैठा रहता हूं, और अगर वो मुझसे बात करने आता भी है तो मैं बिना कुछ बोले बस गुस्से से उसे घूरता रहता हूं। यदि मेरे गुस्सैल चेहरे को देखकर सामने वाला अपनी गलती मान ले और मुझसे माफ़ी मांगे तो फिर कुछ देर बाद मेरे चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कान आ जाती है और मेरा मूड इतना अच्छा हो जाता है मानो कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। तो ये रूब्रिक है मोरोस ऑल्टरनेटिंग विथ cheerfulness। एग्जाम्पल 3। पेशेंट बोला, जब भी मैं किसी नए डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता हूं तब मुझे पूरी उम्मीद होती है कि इस बार मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन जब कई दिनों तक दवा लेने के बावजूद तबीयत खराब ही रहती है तब मुझे लगता है कि इस बीमारी के कारण मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे में अगर फिर कोई मुझे बताता है कि किसी नई दवा से मैं ठीक हो सकता हूं तो मेरी उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। तो ये रूब्रिक है होपफुल ऑल्टरनेटिंग विथ डिस्पेयर। अल्कोहलिज्म easy, confusion of mind from spirituous liquors, and confusion of mind after wine। स्पिरिचुअस लिकर्स मतलब वो अल्कोहलिक बेवरेजेस जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल विस्की, वोडका, रम, जिन, टकीला, ब्रांडी और कॉन्यैक।
अपने नाइव नेचर और सेक्सुअल एक्सेसेस के कारण बोविस्टा पेशेंट को शराब की लत भी बहुत आसानी से लग जाती है। वाइन और लिकर्स कंज्यूम करने पर पेशेंट को चीज़ें समझने में और उन्हें क्लियरली डिफरेंशिएट करने में भी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। ओरिएंटेशन, सेंस ऑफ डिक्रीज्ड। ओरिएंटेशन इस शब्द का मतलब है खुद के और अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होना, और इसमें 3 बातें शामिल हैं। पहला, ओरिएंटेशन टू टाइम, मतलब वक्त, दिन, महीना, साल और उनसे जुड़े इवेंट्स के बारे में जानकारी होना। दूसरा, ओरिएंटेशन टू प्लेस, मतलब अपने घर, लोकेलिटी और शहर यानी फैमिलियर जगहों की जानकारी होना। और तीसरा, ओरिएंटेशन टू पर्सन, मतलब खुद को और फैमिलियर लोगों को उनके चेहरे और नाम से पहचानना। इसलिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन के समय डॉक्टर्स वेरीफाई करते हैं कि पेशेंट टाइम, प्लेस और पर्सन को लेकर वेल ओरिएंटेड है या नहीं। अक्सर डेमेंशिया और ब्रेन पैथोलॉजीज में देखा गया है कि पेशेंट को मेमोरी, लोकेशन, डायरेक्शंस और रिकॉग्निशन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगर ये सारे इश्यूज एक साथ पेशेंट में दिखाई देने लगे तो इस रूब्रिक को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यदि पेशेंट को सिर्फ टाइम या केवल लोकेशन को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हम सेपरेट रूब्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं। मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी फॉर व्हाट ही हैज जस्ट डन। जिस एक्टिव मेमोरी के कारण बोविस्टा पेशेंट पुरानी बातें भी अच्छे से रिकॉल कर पाता था, अब इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि पेशेंट को कुछ समय पहले की गई एक्टिविटीज़ भी याद नहीं रहती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर मेरे पति को आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। कल नया कुर्ता पहनकर आए और मुझे पूछने लगे कि वो नया कुर्ता जो हमने खरीदा था वो कहाँ है। इस पर मुझे बोलना पड़ा, वही कुर्ता तो आपने अभी पहन रखा है। ये सुनकर वो बोले, अरे मैं भी ना 2 मिनट पहले ही कुर्ता पहना था और मुझे याद नहीं है। इसी तरह लंच करने के तुरंत बाद पूछते हैं कि खाना अब तक बना क्यों नहीं है। उन्हें याद दिलाना पड़ता है कि उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही खाना खाया है। कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, कैनॉट फिक्स अटेंशन एंड थॉट्स वैनिशिंग ऑफ। तो इन रूब्रिक्स के मुताबिक बोविस्टा पेशेंट के लिए चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है और किसी चीज़ के बारे में सोचने पर जो विचार पेशेंट के मन में आते हैं वो अक्सर अचानक से गायब हो जाते हैं। एब्सेंट माइंडेडनेस ड्यूरिंग टॉकिंग, कॉन्वर्सेशन एंड एब्सेंस ऑफ माइंड एंड डिफिकल्टी इन फिक्सिंग हिज अटेंशन इन अर्टिकेरिया। एब्सेंट माइंडेडनेस, इस टर्म का मतलब है माइंड का किसी दूसरी बात पर फोकस होने के कारण प्रेजेंट यानी मौजूदा सिचुएशन पर ध्यान न दे पाना। डॉक्टर एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा है, वेरी एब्सेंट माइंडेड, सो दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर इवन ऑन ग्रेट एक्सर्शन टू पे अटेंशन टू वॉट वन वॉज सेइंग और डूइंग। तो बात करते समय बोविस्टा पेशेंट का माइंड कहीं और होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ इरिटेटिंग या एलर्जिक रिएक्शन यानी अर्टिकेरिया तक ही रहती है और कुछ देर बाद पेशेंट फिर से प्रेजेंट माइंडेड वाली स्टेट में आ जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर लोगों से बात करते समय पता नहीं क्यों मेरा ध्यान उनकी बातें सुनने की बजाय कहीं और ही रहता है, इसलिए उनकी बातों पर रिएक्ट करते समय मुझे उन्हें कहना पड़ता है कि प्लीज़ अपनी बात फिर से बोलो क्योंकि मेरा ध्यान आपकी बात पर नहीं कहीं और था। इसी तरह जब मुझे स्किन प्रॉब्लम यानी अर्टिकेरिया की खुजली महसूस होती है तब मेरा ध्यान उसी पर होता है और ऐसे में मैं 2 अलग कलर के सॉक्स या शूज़ पहन लेता हूँ या फिर वॉच को लेफ्ट की जगह राइट रिस्ट पर पहन लेता हूँ। फिर खुजली ठीक होने के बाद ही मैं प्रेजेंट पर फोकस कर पाता हूँ। Recognize does not, surroundings, well-known streets, and confusion of mind about location loses his way in well-known streets. मेमोरी प्रॉब्लम्स के कारण
या तो बोविस्टा पेशेंट अपने आसपास के रास्तों को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है या फिर उसमें रास्तों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है, जिसके कारण पेशेंट अक्सर गलतियां करता है और रास्ता भटक जाता है। इन दोनों रूब्रिक्स को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने पेट्रोलियम पार्ट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। कंफ्यूजन ऑफ माइंड नोज नॉट वेयर ही इज एट नाइट। रात के समय बोविस्टा पेशेंट को यह क्लियरली पता नहीं होता है कि वो कहाँ है। मिस्टेक्स मेक्स इन लोकेलिटीज। बोविस्टा पेशेंट जगह बताने या पहचानने में गलती कर देता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने अपने राइट हिप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे राइट घुटने का ऑपरेशन हुआ है। कंफर्म करने पर पेशेंट बोला, ओह सॉरी, मैंने घुटने की जगह गलती से हिप की तरफ इशारा कर दिया था। कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू टाइम एंड मिस्टेक्स मेकिंग इन स्पेस एंड इन टाइम। क्लैरिटी ऑफ माइंड न होने के कारण बोविस्टा पेशेंट समय और स्पेस दोनों में गलतियां करता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे अक्सर समझ नहीं आता है कि क्या टाइम हुआ है, कि अभी शाम के 5 बजे है या सुबह के 9। कई बार तो मुझे इस बात की भी क्लैरिटी नहीं रहती है कि अभी दिन है या रात। इसलिए मुझे अक्सर पूछना पड़ता है कि आज दिन कौन सा है या फिर अभी कौन सा महीना चल रहा है। इसी तरह जब पेशेंट से पूछा गया कि इंडिया को आज़ादी कब मिली थी, तब वो सोच में पड़ गया कि 15 अगस्त 1947 था या 26 जनवरी 1950। इतना ही नहीं, जब पेशेंट से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछा गया तब वो बोला 2 जनवरी या 2 जून, समझ नहीं आ रहा है। तो ये रूब्रिक है कंफ्यूजन ऑफ माइंड एज टू टाइम। एग्जाम्पल 2, पेशेंट का बेटा बोला, डॉक्टर अक्सर कार पार्किंग के समय मेरे डैड ये बात समझ नहीं पाते हैं कि जितनी जगह अवेलेबल है उतने में गाड़ी पार्क हो जाएगी या नहीं। ऑटो रिक्शा पार्क करने की जितनी जगह होती है उसमें वो टाटा सुमो पार्क करने की कोशिश करते हैं। एक बार इसी कोशिश में उन्होंने गाड़ी लैंप पोस्ट से ठोक दी थी। इसी तरह वो फ्रिज में 2 शेल्फ्स के बीच की जगह को समझे बिना आइसक्रीम का टब फिट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम उन्हें समझाते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो गलती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें वक्त समझने में भी दिक्कत होती है। इस पर पेशेंट बोला, हाँ डॉक्टर, अगर कोई मुझे कहता है कि मेरी फ़्लाइट 8:30 AM की है तो मैं अक्सर ये समझता हूँ कि मुझे शाम को यानी 8:30 PM की फ़्लाइट से जाना है। इसी वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी। इसी तरह मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछने पर मैंने जुलाई 5, 2024 बोला, और फॉर्म फिल करने वाले के रिकन्फर्म करने पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ईयर 1971 की जगह गलती से 2024 बोल दिया। तो ये रूब्रिक है मिस्टेक्स मेकिंग इन स्पेस एंड इन टाइम। डिल्यूजन्स, distances are enlarged, and delusions, objects are enlarged. बोविस्टा पेशेंट को दूरियां और चीजें दोनों बड़ी नजर आने लगती हैं। ऑब्जेक्ट, इस शब्द के 3 मतलब हैं। पहला, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। दूसरा, कोई मकसद या एम जो इंसान हासिल करना चाहता है, इसलिए वो उस बात पर फोकस कर रहा है और उसे अचीव करने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, कोई प्रॉब्लम या ऐसी बात जिससे पेशेंट अग्री नहीं करता है और इसलिए उसे मानने से इनकार कर रहा है। तो बोविस्टा पेशेंट को स्पेसिफिक चीज़ें ही बड़ी नज़र आने लगती हैं। ये चीज़ें पेशेंट की प्रॉब्लम, उसका मकसद या और कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जिसे पेशेंट अग्री या डिसअग्री करता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे तो ये बीमारी काफ़ी समय से है, इसलिए लगता है कि इसे ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और इलाज भी लंबे वक्त तक चलेगा।
यहाँ पेशेंट के अनुसार उसकी बीमारी को ठीक होने में लंबा समय लगने वाला है, मतलब रिकवरी वाली मंजिल अभी काफ़ी दूर है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स डिस्टेंसेस आर एनलार्ज्ड। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, डॉक्टर आपके लिए ये पिंपल की बीमारी छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी समस्या है। अगर मैंने इस पिंपल वाले चेहरे के बावजूद इंटरव्यू क्रैक कर लिया और मुझे जॉब मिल गई तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इस पेशेंट के लिए उसकी डिजीज और रिकवरी दोनों बड़ी चीज़ें हैं। इसलिए सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स ऑब्जेक्ट्स आर एनलार्ज्ड। तो ये बोविस्टा लाइकोपर्डॉन पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।